गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध महान राजा है और कह सकते हैं कि ये वो राजा है जिसके समय से भारत का क्रमबद्ध लिखित इतिहास मिलना हमें शुरू होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, यह वह राजा है जिसके समय में पहली बार भारत एक केंद्रीय शक्ति के रूप में एक छत्र संपूर्ण दिशाओं को स्वामी एक ही राजा रहा है, यानी एक छत्र राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई है। ठीक है। तो ये कैसे आगे बढ़ा, इसे किसने आगे बढ़ाया, इसके क्या क्या कार्य रहे, वो हम लोग इस वीडियो के में और इसके आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो समय है रहा है वह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। डॉक्टर राधा कुमार मुखर्जी के अनुसार चंद्रगुप्त की महानता कई बातों में अद्वितीय है। भारत के बहुत ही थोड़े शासकों को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपने इतने छोटे से शासनकाल में, पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त ने केवल 24 वर्ष तक शासन किया है, इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की हो। बात करते हैं चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं है। यूनानी लेखकों के विवरण में चंद्रगुप्त नाम के भिन्न भिन्न रूपांतरण मिलते हैं। स्ट्रोबो, एरियन और जस्टिन उसे सैंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं। एपियन और प्लूटार्क उसे एंड्रोकोटस कहते हैं। फ्लिकार्स ने उसका उल्लेख सैंड्रोकोप्टस के नाम से किया है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने सन 1793 में इन नामों का समीकरण भारतीय इतिहास में उल्लेखित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। भारतीय इतिहास की यह एक बहुत बड़ी खोज थी। पुराणों, मुद्रा राक्षस एवं अन्य ग्रंथों के अस्पष्ट उल्लेखों के आधार पर कुछ विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र होने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन बौद्ध साहित्य में मौर्यों के क्षत्रिय होने का स्पष्ट उल्लेख है। मौर्यन खत्यान वंश से जातक। इस आधार पर अधिकांश विद्वान मौर्यों को क्षत्रिय जाति का मानते हैं। राधा कुमार मुखर्जी, H.C. रायचौधरी आदि अनेक विद्वान मौर्य को पिपलीवन की मौर्य नामक क्षत्रिय जाति का सदस्य मानते हैं, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। प्रसिद्ध लेखक बुद्धघोष ने लिखा है कि मौर्यों का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके राज्य में मयूरों की संख्या बहुतायत थी। मौर्य जाति में से संबंध होने के कारण चंद्रगुप्त एवं उसके उत्तराधिकारी भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के संबंध में बहुत सी कथाएं एवं अनुसूत्रियाँ भी प्रचलित हैं, लेकिन उनकी ऐतिहासिक सत्यता संदिग्ध है। इतिहास में यह कहीं भी नहीं मिलता है कि उसका जन्म कब हुआ था। यूनानी साक्ष्य हमें यह बताते हैं कि 326 से 25 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त एक युवक था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका जन्म 350 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। उसके ज्ञात जीवन की पहली घटना यह है कि वह 326-25 ईसा पूर्व में सिकंदर से मिला। इसके पहले उसके जीवन के विषय में केवल अनुश्रुतियाँ ही मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथों के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के पिता मौर्य जाति के प्रधान थे। जब चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में था, तब दुर्भाग्यवश सीमांत पर हुई एक लड़ाई में उनका निधन हो गया। चंद्रगुप्त की विधवा माता इसके बाद सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने भाइयों के साथ भागकर पुष्यपुर अर्थात पाटलिपुत्र पहुंची, जहां चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। बालक के जीवन को शत्रुओं की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए चंद्रगुप्त को एक गौशाला में छोड़ दिया गया, जहां एक गोपालक ने उसका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद उस गोपालक ने चंद्रगुप्त को एक शिकारी के हाथों बेच दिया। इस शिकारी ने उसे अपने गांव में गाय भैंस चराने के काम में लगा दिया। कहा जाता है कि बालक चंद्रगुप्त इस गांव में अपने मित्रों के साथ स्वयं द्वारा आविष्कृत खेल राजकीलकम यानी राजकीय खेल
खेला करता था। इस खेल में बालक चंद्रगुप्त स्वयं राजा बनता था और उसके मित्र उसके सभासद। इस राजसभा में बैठकर बालक चंद्रगुप्त न्याय वितरण का कार्य करता था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार इस साधारण ग्रामीण बालक चंद्रगुप्त ने राजकिलम नामक खेल का आविष्कार करके जन्मजात नेता होने का परिचय दिया। चाणक्य ने इसी खेल की एक राजसभा में बालक चंद्रगुप्त को एक बार देखा था, जब वह 8 या 9 वर्ष का रहा होगा। चाणक्य ने इस बालक में नेतृत्व की प्रतिभा एवं राजत्व के गुण देखे। उसने 1000 का प्रश्न देकर बालक चंद्रगुप्त को उसके शिकारी संरक्षक से खरीद लिया। कहा जाता है कि नंद राजा ने चाणक्य नामक ब्राह्मण का एक बार अपमान कर दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य स्वयं एक प्रतिभाशाली बालक की तलाश में था, जिसे प्रशिक्षित कर वह नंद राजा को सिंहासन से हटा देता और उसे मगध की गद्दी पर आसीन कर देता। इसी प्रयोजन से चाणक्य बालक चंद्रगुप्त को अपने नगर तक्षशिला में ले गए और 7 या 8 वर्ष तक उसे वहाँ एक प्रसिद्ध विद्यापीठ में समस्त विद्याओं तथा कलाओं की शिक्षा दिलाई। संभवतः तक्षशिला में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान या उसके बाद चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था, क्योंकि प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त जो उस समय नवयुवक ही था वह सिकंदर से मिला था जब सिकंदर पंजाब पहुंचा था। जस्टिन ने इस मुलाकात का बड़ा रोचक वर्णन दिया है। उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी उद्दंडता के कारण सिकंदर को क्रोध कर दिया था। सिकंदर ने उसे मार डालने की आज्ञा दी, लेकिन चंद्रगुप्त अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकला। अब बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या कह रही हैं। अनेक भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त और चाणक्य के योग और पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आधार पर बनाई गई उनकी संयुक्त योजनाओं और उनके सफल क्रियान्वित का उल्लेख है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का योग भारतीय इतिहास का एक मणिकांचन योग था। चाणक्य एक प्रकांड शस्त्रज्ञ एवं कूटनीति का अमोघ ज्ञाता था। चंद्रगुप्त एक मेधावी, प्रतिभा संपन्न एवं सैनिक पराक्रम में निशांत नवयुवक था। इस योग ने न केवल दोनों के जीवन को वरन भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। इतिहासकारों में इस विषय पर मतभेद है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पंजाब सिंध में यूनानी शासन का अंत किया या पहले मगध पर आक्रमण कर नंदों का उन्मूलन किया। फिर भी यूनानी लेखकों के विवरण तथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के संकेतों से यही अधिक माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पश्चिमोत्तर भारत के में विदेशी यूनानियों के शासन का अंत किया और उसके बाद मगध में नंदवंश का उन्मूलन किया। इस संबंध में महावंश टीका में एक रोचक कहानी दी गई है, जो इस प्रकार है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक सेना तैयार की और राज्य के मध्य में स्थित ग्रामों और नगरों को जीतना आरंभ किया, लेकिन लोग उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए और उन्होंने उनकी सेना को घेर कर उसका नाश कर दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त जंगल में चले गए और अपनी स्थिति पर विचार करने लगे। एक बार वे भेष बदल कर एक गाँव में किसी घर में ठहरे। वहाँ एक स्त्री रोटी पकाकर अपने बच्चे को खिला रही थी। वह बच्चा रोटी के किनारों को छोड़ देता था और बीच के भाग को खा लेता था। उसे ऐसा करते देख कर माता के मुख से यह सहज उवाच निकला कि यह लड़का तो वैसा ही आचरण कर रहा है जैसा कि चंद्रगुप्त ने किया है। लड़के ने जिज्ञासावश अपनी माता को इस कथन को स्पष्ट करने के लिए कहा। माता ने उत्तर दिया कि पुत्र, जैसे तुम रोटी के चारों ओर का किनारा छोड़कर बीच का भाग खा रहे हो, वैसे ही चंद्रगुप्त ने राज्य प्राप्त करने की लालसा में सीमांत क्षेत्रों पर अधिकार किए बिना ही सीधे देश के मध्यवर्ती भाग पर आक्रमण कर दिया। इसी से जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई। ऐसा करना उसकी मूर्खता थी। यह वार्तालाप सुनकर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति का पुनरीक्षण किया, पुनः सेना का संगठन किया और सीमांत प्रदेशों से विजय का अभियान प्रारंभ किया। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी इसी प्रकार की एक कथा मिलती है। इसके अनुसार चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहले नंदों पर आक्रमण किया, जो विफल रहा। इन दोनों की सेना तितर-बितर हो गई और उन्हें स्वयं भी जान बचाकर भागना पड़ा। वे गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने उसको परोसी हुई गर्म खिचड़ी के बीच में अपनी उंगली डालकर जला दी और रोने लगा। यह देखकर उसकी माता ने उसे डांटा और कहा कि यह बच्चा चाणक्य के समान मूर्ख है। इस घटना से शिक्षा ग्रहण कर चाणक्य हिमवत कोट गया और वहाँ के राजा प्रवर्तक से उसने मैत्री की। इसके बाद चंद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेशों को जीतते हुए विजय अभियान आरंभ किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अब जो उपलब्धियां रही हैं, उनमें पहली जो उपलब्धि है पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के शासन का अंत।
चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम महत्व उपलब्धि उसके द्वारा पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी यानी यूनानियों के शासन का अंत था। जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके गवर्नरों को मारकर भारत को विदेशियों की दास्ता से मुक्त करने का श्रेय चंद्रगुप्त को है। जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने मानो अपने गले से दास्ता का जुआ उतार फेंका और उसके शत्रुओं को मार डाला। इस मुक्ति का सृष्टा सैंड्रोकोटस था, जिसे कि हम लोग चंद्रगुप्त कहते हैं। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार जस्टिन का यह उद्धरण इतिहास का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें निश्चित रूप से यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उसके अनुसार वैराज्य यानी कि विदेशी शासन एक अभिशाप है। वैराज्य में विजेता उस देश को जिसे वह जोर जबरदस्ती से हस्तगत कर लेता है कभी भी अपना प्रिय देश नहीं समझता। नेतत मम इति मनने मान उस पर अत्यधिक कर लगाता है तथा धन वसूल करता है और उसकी संपदा को निचोड़ लेता है। इन कथनों से संकेत मिलता है कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त के लिए भारत से विदेशी शासन का उन्मूलन एक प्राथमिक आवश्यकता थी। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने पंजाब सिंध में विदेशी शासन का अंत किस प्रकार किया, इसके लिए उन्हें जरूर एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता पड़ी थी। इसके बारे में जस्टिन का कहना है कि सैंड्रोकोटस का जन्म एक साधारण कुल में हुआ था, पर कुछ देवी प्रोत्साहनों से ओजस्वी राजत्व का पद प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। हुआ यह है कि उसकी धृष्टता पर सिकंदर को क्रोध आया और उसने उसे मरवा डालने की आज्ञा दी, पर वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। जब वह थक कर लेटा सो रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा शेर उसके पास आया और उसके शरीर से बहता हुआ पसीना चाट कर धीरे से उसे जगाया और चला गया। इस अनहोनी घटना से पहल चंद्रगुप्त के मन में राजत्व का सम्मान प्राप्त करने की आशा जागृत हुई और उसने अपने चारों ओर लुटेरों का एक गिरोह जमा करके भारतवासियों को तत्कालीन जो यूनानी का शासन था उनका तख्ता उलट देने के लिए भड़काया। इसके कुछ समय पश्चात जब वह सिकंदर के सेनापतियों से लड़ने जा रहा था तो एक विशालकाय जंगली हाथी अपने आप उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सहसा पालतू हाथी की तरह शील स्वभाव का होकर उसने चंद्रगुप्त को अपनी पीठ पर बैठा लिया और युद्ध में उसका पथ प्रदर्शक बन गया और रंग क्षेत्र में बहुत आगे आगे रहा। इस प्रकार राज सिंहासन पर अधिकार करके सैंड्रोकोटस ने भारत को अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के पूर्वोक्त विवरण में कहा गया कि चंद्रगुप्त ने अपने चारों ओर लुटेरों का एक गिरोह जमा करके भारतवासियों को तत्कालीन शासन का तख्ता उलट देने के लिए भड़काया। मैक्रेंडल के अनुसार लुटेरे शब्द से यहाँ तात्पर्य पंजाब में उस समय बसी हुई उन गणतांत्रिक जातियों से है जिन्हें आरट अथवा अराष्ट्रक अर्थात राजा रहित जातियाँ कहा जाता है। बोधायन ने अपने धर्मसूत्र में पंजाब को आरटों का देश कहा है। महाभारत में आरटों को वाहिक अर्थात नदियों वाले देश के निवासी तथा पंचनद अर्थात 5 नदियों वाले देश के निवासी कहा गया, जो स्पष्टतः पंजाब में उनके निवासित होने का संकेत है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पाणिनि ने वाहिक देश की गणतांत्रिक जातियों को आयुधजीवी संघ कहा है, अर्थात ऐसी जातियां जो आयुध या शस्त्रों के प्रयोग से अपनी जीविका हासिल करती थी। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने पंजाब की इन्हीं गणतांत्रिक और या आयुधजीवी जातियों को अपने सैनिकों में भर्ती किया होगा। इस सेना की सहायता से वे पंजाब सिंधु से यूनानियों को भगाने में सफल रहे। पंजाब की इन्हीं गणतांत्रिक जातियों ने सिकंदर के आक्रमण का भी कड़ा प्रतिरोध किया था। महावंश टीका में कहा गया कि चाणक्य ने चांदी के असंख्य नकली कारशार्पण बनाए थे और उन्हें विंध्याटवी में कहीं छिपा दिया था। तक्षशिला में चंद्रगुप्त की शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद चाणक्य तथा चंद्रगुप्त दोनों विभिन्न स्थानों से सेना के लिए सैनिक इकट्ठे करने निकल पड़े। इस प्रकार जो सेना तैयार हुई उसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सेनापतित्व में रख दिया। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन का कथन है कि चाणक्य ने धातुशास्त्र के ज्ञान से धन निर्मित करके सैनिक भर्ती किए। हिमालय पर्वत के प्रदेश के एक राजा प्रवर्तक से हुई मैत्री संधि का भी चाणक्य एवं चंद्रगुप्त को लाभ मिला। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परिवन में कहा गया कि चाणक्य हिवतकुट गया और उस प्रदेश के राजा प्रवर्तक के साथ उसने मैत्री की संधि की। बौद्ध कथाओं से भी चाणक्य के एक निकट मित्र के रूप में पर्वत नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस में कहा गया कि चाणक्य ने हिमालय पर्वत प्रदेश के एक राज्य के प्रधान प्रवर्तक या पर्वतेश से मैत्री संधि की थी।
मुद्रा राक्षस से भी यही जानकारी मिलती है। इस संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त की सेना अत्यंत सुगठित हो गई। F.W. टॉमस ने प्रवर्तक की पहचान राजा पोरस से की है, जिसने बहादुर से सिकंदर का सामना किया था। यद्यपि इस पहचान का कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार इस बात को देखते हुए कि अपने समय में देश की राजनीति में पोरस का कितना महत्वपूर्ण स्थान था, यह मत बिल्कुल तर्कसंगत प्रतीत होता है। पोरस का उस समय इतना महत्व था कि उसकी सहायता प्राप्त किए बिना उस प्रदेश में किसी भी युद्ध का बेड़ा नहीं उठाया जा सकता था। डॉक्टर राय चौधरी ने प्रवर्तक की पोरस से पहचान के संबंध में शंका व्यक्त की है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने एक शक्तिशाली सेना का गठन कर एवं राजा प्रवर्तक से मैत्री संधि के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी क्षत्रियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध का आरंभ कर दिया। जस्टिन के विवरण से ज्ञात होता है कि यूनानी गवर्नरों की हत्या कर दी गई और इस स्वतंत्रता संग्राम का नेता चंद्रगुप्त था। पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासकों एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए संघर्ष का विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम यह अनुमान कर सकते हैं कि इस कार्य में चंद्रगुप्त की सफलता के लिए पंजाब तथा सिंध की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी सहायक थी। जैसे कि एक तो इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों में यूनानी शासकों के विरुद्ध गहरा असंतोष था, जो सिकंदर के इस क्षेत्र से जाने के बाद मुखर विद्रोह के रूप में व्यक्त होने लगा था। भारतीय विद्रोहियों ने यूनानी क्षत्रप फिलिप, जो सिंधु नदी की ऊपरी घाटी में यूनानी भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रांत, जिसे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, का गवर्नर था, की हत्या कर दी थी। यह हत्या तब हुई जब फिलिप सिकंदर को विदा करके अपने प्रांत में वापस लौटा ही था। इससे पूर्व 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर देश के भीतर अपने विजय अभियान में व्यस्त था, सिंधु नदी के पश्चिम में यूनानी प्रांत के क्षत्रप निकानोर की भी भारतीय विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। यूनानी क्षत्रपों की हत्याओं को केवल संयोग की बात या छुटपुट घटना न ही समझना चाहिए। ये यूनानी शासन के खिलाफ आक्रमण की एक निश्चित योजना की प्रारंभिक घटनाएं थी। दूसरी, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पंजाब एवं सिंध के यूनानी प्रदेशों में बड़ी अव्यवस्था एवं अराजकता फैल गई थी, जिससे चंद्रगुप्त का कार्य आसान हो गया। अनुमानित सिकंदर के भारत लौटने एवं सिकंदर की मृत्यु के बीच के अंतराल के 2 वर्षों में चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने अपनी रणनीति, सैनिक गतिविधियों एवं कूटनीति से पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासन को निर्बल एवं जर्जर बना दिया। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उन्होंने इस क्षेत्र में यूनानी शासन की आखिरी घंटियां भी बजा दी। सिकंदर की मृत्यु के बाद 321 ईसा पूर्व में जब सिकंदर के सेनापति ने साम्राज्य का बंटवारा किया, तो उसमें सिंधु नदी के पूर्व का भारत का कोई भी भाग यूनानी साम्राज्य का अंग नहीं माना गया। इससे विदित होता है कि 321 ईसा पूर्व में यूनानियों ने भारत की स्वतंत्रता को, जिसे चंद्रगुप्त ने लगभग 330 ईसा पूर्व और 321 ईसा पूर्व से पहले प्राप्त कर लिया था, को बिल्कुल स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त अब पंजाब एवं सिंध का निर्विवाद शासक था। बाकी की उपलब्धियां हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।